तो आज हम लोग बात करेंगे झारखंड की बजट को। तो देखते हैं इस साल का जो झारखंड का बजट है, इसका टाइटल रहा अबुआ बजट 2025-26। और जब इस बजट को फाइनेंस मिनिस्टर पेश कर रहे थे तो उन्होंने कवि श्री स्वयं श्रीवास्तव कुछ कविताओं के साथ इस बजट को शुरू किया। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली, शर्तों पे तेरी बिकने से इनकार कर दिया, तब जाके अपने आप की कीमत पता चली। काफी मोटिवेशनल कविता है। अब हम लोग देखते हैं बजट में क्या है। तो वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने 2025-26 के लिए 1,45,400 करोड़ रुपए के बजट को पेश किया है। 1,45,400 करोड़ रुपए टोटल इस साल के बजट में है। अब इसके लिए पैसा कहां से आएगा और पैसा कहां से पे जाएगा, इसको देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि रुपया कहां से आएगा। तो जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है हमेशा ही, वो केंद्र करों में राज्यों का हिस्सा है, जिससे 32.35% केंद्र करों से राज्य को आएगा। ठीक है। दूसरा जो हिस्सा होगा वो होगा राज्य का कर राजस्व, यानी कि स्टेट के टैक्स से 24.24% राज्य के कर राजस्व से आएगा। तीसरा कौन होगा? राज्य का जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, जैसे कि बिल वगैरह हो गया, चालान वगैरह हो गया, इससे। और इससे कितना आया? तो इससे आया 17.78%। इसी तरह केंद्र सहायता अनुदान से 11.173%। फिर विभिन्न स्रोतों से जो कर्ज है वो 13.76%, और अग्रिम और कर्ज की वसूली से 0.17%। तो रुपया यहां से इतने परसेंटेज में हमारे यहाँ आएगा, जिसमें सबसे ज्यादा जो पैसा होगा वो केंद्र करों में राज्य के हिस्सों के रूप में जो प्राप्त होता है उससे होगा, और दूसरा राज्य के कर राजस्व से। आपको इसका रैंक याद कर लेना है, और 1 2 3 4 कम से कम इसमें कितने परसेंटेज से कहां से पैसा आ रहा है उसको याद रख लेना है। अब हम लोग देख लेंगे कि ये तो पैसा आ गया, पैसा कहां जाएगा। ठीक है। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि जो पिछले वित्त वर्ष है उसकी अपेक्षा इस बजट में 13% की वृद्धि है। पिछले साल 1,26,900 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान था, उसमें 13% की वृद्धि करके इस साल 1,45,400 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, और पिछले साल 1,26,900 करोड़ रुपए, मतलब कि 13% की बजट की वृद्धि हुई है। अब ये जो पैसा आएगा वो कहां कहां कितना कितना जाएगा उसको देख लेते हैं। तो जान लेना है हम लोग को कि सबसे ज्यादा कहां पे पैसा जाएगा। तो सबसे ज्यादा पैसा जा रहा है कल्याण एवं समाज कल्याण में, 17.47%। ठीक है। उसके बाद सेकेंड में कौन सा है? तो सेकेंड में है शिक्षा और पथ निर्माण विभाग, दोनों में लगभग बराबर है, 12.12%। तो दूसरा, तीसरा, शिक्षा को दूसरा मान लेना, पथ और परिवहन को तीसरा। तो जो बजट का सबसे बड़ा हिस्सा है वो कल्याण एवं समाज कल्याण विभाग को जाएगा, और उसके बाद दूसरे में शिक्षा और तीसरे में पथ एवं परिवहन विभाग में जाएगा। इसके बाद ग्रामीण विकास में जाएगा 11.39%। इसी की तरह और भी सेक्टर्स में, जैसे पेंशन सेक्टर में 7%, ऊर्जा सेक्टर में 6.80%, कृषि एवं संबंधित जल संसाधन में 4.71%, स्वास्थ्य और पेयजल ये इंपॉर्टेंट है तो इसमें 8.38%, गृह एवं आपदा में 6.8%।
तो आप अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से याद कर लीजिएगा, लेकिन एटलीस्ट 4 रैंक तक याद कर लीजिएगा कि कहाँ कहाँ पैसा कितना कितना जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि पिछले साल की अपेक्षा 13% की वृद्धि के साथ बजट पेश किया गया। अब हम लोग को जान लेना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि वित्त मंत्री ने मजबूत अर्थव्यवस्था को प्रस्तुत करते हुए 2023-24 में राज्य का जो आर्थिक विकास दर था वो 7.5% था कांस्टेंट प्राइस में, और 25-26 में ये जो विकास दर है वो 7.5% रहने का अनुमान है, इसको भी बताया। तो याद रख लेना है कि पिछले साल 7.5% राज्य का आर्थिक विकास दर था और इस साल भी 7.5% विकास दर रहने का अनुमान है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और भी रखा गया है कि बजट को वित्त वर्ष 2029-30 तक जीएसडीपी में 10 ट्रिलियन, जो जीएसडीपी है उसको बढ़ा के 10 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा गया है, 10 ट्रिलियन। और इसके लिए क्या करना होगा, 2030 तक प्रतिवर्ष जीएसडीपी में 14.2% की औसत वृद्धि सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। तब जाके हम लोगों को 2029-30 में जीएसडीपी 10 ट्रिलियन के बराबर प्राप्त होगी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज यह है कि बाल बजट लगातार दूसरी बार पेश किया गया। पिछले साल भी बाल बजट पेश किया गया था और इस साल भी दूसरी बार बाल बजट पेश किया जा रहा है, जिसमें प्रस्तावित राशि को विभिन्न विभागों में संचालित बच्चों से संबंधित 42 योजनाएं, सबसे ज्यादा जो योजनाएं चल रही हैं वो बच्चों पे 42 योजनाएं चल रही हैं, उस पर खर्च किया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इंपॉर्टेंट लक्ष्य रखा गया है 2029-30 में जी करने का लक्ष्य। और जो हमारा आर्थिक विकास दर है पिछले साल और इस साल दोनों 7.5% रहने का लक्ष्य। और जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि फिस्कल डिफिसिट यानी राजकोषीय घाटा, तो इस बार जीएसडीपी का जो प्रतिशत है वो 2.02% होगा राजकोषीय घाटा। कहने का मतलब राजा के कोष में घाटा, जो आय है वो कम हुआ और खर्चा ज्यादा हो गया तो घाटा हो गया। और ये जो घाटा है इस साल जीएसडीपी का, अपने जीडीपी का समझ लीजिए 2.02% होगा। दूसरा है प्राथमिक घाटा, ये होगा 0.88%, ये हो गया प्राइमरी घाटा। फिर है राजस्व घाटा -2.61%, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। राजकोषीय घाटा 2.02%, प्राइमरी घाटा 0.8% और राजस्व घाटा 2.61%। ठीक है, अब देखते हैं कि किस किस सेक्टर में इस साल बजट में क्या क्या योजनाएं और क्या क्या प्रावधान किया गया। तो किसानों के लिए क्या है कि 8400 किसानों को 140 करोड़ रुपए कृषि यंत्र वितरित किए जाएंगे। और जो ये किसी यंत्र वितरण योजना के अंतर्गत मिनी ट्रैक्टर, पावर टिलर, पंप सेट, रीपर, ट्रांसप्लांटर आदि होंगे। तो याद रखना है किसानों के लिए इस साल 4400 किसानों को 140 करोड़ रुपए के कृषि यंत्र वितरित करने का प्रावधान है। 3.83 लाख किसानों को बीज देने के लिए 39.10 करोड़ रुपए अनुदान दिया जाएगा। 3.83 लाख और पैसा है 39.10 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में देने का प्रावधान है। और इसका योजना का क्या नाम है, बिरसा बीज उत्पादन विनिमय वितरण और फसल वितरण विस्तार योजना के अंतर्गत। तीसरा है 1200 सरकारी और निजी तालाबों का होगा जीर्णोद्धार। 1200 सरकारी और निजी तालाबों का जीर्णोद्धार होगा। 9600 यानी कि 9600 और 12000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होता। इन सब बातों को लेके 1200 सरकारी और निजी तालाबों को जीर्णोद्धार यानी कि उसका ठीक से, उसको फिर से अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से उसको गाढ़ा किया जाएगा। पशुपालन
एवं गव्य विकास के क्षेत्र में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में दूध उत्पादन का लक्ष्य 38,01,000 मीट्रिक टन करने का प्रस्ताव रखा गया है। 38,01,000 मीट्रिक टन, ये इंपॉर्टेंट है। फिर से ये भी इंपॉर्टेंट है, 1200 सरकारी और निजी तालाबों का होगा जीर्णोद्धार। और अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि बीज के लिए 39.10 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया है, जिससे 1.83 लाख किसानों को बीज प्राप्त होगी। ये था किसानों के लिए इस साल बजट में प्रमुख प्रावधान। अब देखना है युवाओं के लिए, यूथ के लिए क्या क्या। तो राज्य के सभी प्रखंडों में खेल स्टेडियम का निर्माण होगा। राज्य के सभी प्रखंडों में खेल स्टेडियम का निर्माण होगा। दूसरा है खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति के लिए नियमावली बनेगी। जो खिलाड़ी होंगे उनकी सीधी नियुक्ति के लिए नियमावली बनाएगी सरकार, और इस पे काम हो रहा है। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मिलेगा कौशल प्रशिक्षण। ठीक है, तो इस साल युवाओं को इन सब चीजों के लिए विशेष रूप से प्रावधान बनाए हैं बजट में। राज्य में जो सभी प्रखंड में खेल स्टेडियम का निर्माण होगा, ये इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा है कि खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति के लिए नियमावली बनेगी, ताकि खिलाड़ी प्रोत्साहित हो। अगर उनको नियुक्त करने का सीधा तरीका उनको दिया जाएगा तो मेहनत करेंगे, अच्छे से देश के लिए, राज्य के लिए मेडल लाएंगे। तो इस सब चक्कर में ये सारी चीजों को बनाया गया है, इन सब चीजों का प्रावधान किया गया। अब महिलाओं के लिए जो सबसे ज्यादा चर्चित अभी योजना है, मुख्यमंत्री मियां सम्मान योजना के लिए 13,363.35 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में पेश कर दिया गया है। मतलब कि मुख्यमंत्री मियां सम्मान योजना को जो प्रतिमाह 2500 रुपए देने का प्रावधान है, उसके लिए जो खर्च आया है 13,363.35 करोड़ रुपए आया है। और अगर बजट में इस बात का प्रावधान है कितना पैसा खर्च करना है, और मुख्यमंत्री मियां सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देना है, तो वो अब देगी ही देगी, क्योंकि बजट में पास कर चुकी है। और इसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट है कि 18 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को प्रति माह ससम्मान 2500 रुपए दिए जाते हैं। दूसरा है 60 वर्ष की उम्र के किंतु निःशक्त व्यक्तियों यानी महिलाओं के साथ साथ अब 50 वर्ष की आयु पूरी करने वाले को आर्थिक रूप से कमजोर सभी महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये होगा मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना। मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के तहत जो पहले 60 वर्ष की निःशक्त महिलाएं थीं, जैसे विधवा थीं, HIV एड्स से पीड़ित महिलाएं थीं, ठीक है, तो उन सब महिलाओं को मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के तहत पेंशन मिलती थी। अब उसकी आयु को घटा के 50 वर्ष कर दिया गया। जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको इस योजना में डाल दिया गया है, उनको इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। एक इंपॉर्टेंट ये भी है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना एवं सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के लिए 310 करोड़ रुपए का बजट उपबंध प्रावधान है। ठीक है, मुख्यमंत्री कन्या योजना और सावित्रीबाई फूलों के लिए। साथ ही 4 लाख महिलाओं को मातृत्व किट मिलेगा। 4 लाख महिलाओं को मातृत्व किट मिलेगा और प्रति किट की कीमत है 1500 रुपए। तो ये था महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था मुख्यमंत्री मियां सम्मान योजना, जिसके लिए 13,363.35 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान कर दिया गया है। मतलब पैसा आपको प्राप्त होगा ही। फिर 60 वर्ष में जो मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के तहत पेंशन मिलती थी, उसकी आयु को आर्थिक कमजोर के हिसाब से 50 वर्ष की आयु को भी वो लाभ प्राप्त होगा। फिर है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के लिए भी बजट का प्रावधान है। और 4 लाख महिलाओं को मातृत्व किट प्राप्त होगा, जिसमें एक किट की रेट होगी 1500 रुपए प्रति किट। अब शिक्षा के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, तो शिक्षा में
अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लेके नई योजना शुरू की जाएगी। अल्पसंख्यकों को शिक्षा के लिए नई योजना शुरू की जाएगी। जमशेदपुर, धनबाद, दुमका में 3 तकनीकी विश्वविद्यालय बनेंगे। जमशेदपुर, धनबाद और दुमका, तीनों इंडस्ट्रियल एरिया है। जमशेदपुर धनबाद तो पता ही है, दुमका में भी अभी बहुत ज्यादा कोयला खनन और स्टोरेज के लिए वहां पे आंदोलन चल रहा। तो जमशेदपुर, धनबाद और दुमका में 3 तकनीकी विश्वविद्यालय बनेंगे। इस बजट में इस बात का प्रावधान है। साथ ही 1025 स्कूलों से समेकित गणित एवं विज्ञान के लैब बनेंगे। तो स्कूल में क्या होगा, गणित और विज्ञान के लिए लैब बनाने का प्रावधान है। 153 मध्य विद्यालय को हाई स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। जमशेदपुर, गुमला और साहेबगंज में राजकीय विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। एक है जमशेदपुर में, गुमला में और साहेबगंज में राजकीय विश्वविद्यालय खुलेंगे, यानी स्टेट यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। तो याद रखना है, जमशेदपुर, यहाँ भी जमशेदपुर है और यहाँ भी जमशेदपुर है। गुमला और साहेबगंज में राजकीय विश्वविद्यालय खुलेंगे। रांची, खुट्टी, जमशेदपुर, साहेबगंज, गुमला एवं गिरिडीह में इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जाएंगे। तो रांची, खुट्टी में, जमशेदपुर में, साहेबगंज में, गुमला में और गिरिडीह में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का प्रावधान। साथ ही हजारीबाग, रांची, धनबाद, दुमका एवं पलामू में विधि महाविद्यालय, ठीक है, लॉ की पढ़ाई होगी। हजारीबाग में, रांची में, धनबाद में, दुमका में, पलामू में विधि महाविद्यालय खोलने का प्रावधान। तो इन सब चीजों को देख लीजिएगा। अगर आप किसी स्टेट से जुड़े हुए हैं तो इस बात को याद रखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि अगर आप 1-2 भी देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कौन सा कॉलेज खोलने का प्रावधान है। ये तो याद हो गया, जमशेदपुर, धनबाद, दुमका, ये तीनों तकनीकी राज्य हमारे तकनीकी जिलों के रूप में जाने जाते हैं, तो तकनीकी विश्वविद्यालय भी वहीं खुलेगा। साथ में रांची, हजारीबाग में ऑलरेडी विधि बहुत सारे महाविद्यालय हैं, तो अभी और अपने स्टेट के अनुसार खुलना ही चाहिए। धनबाद, दुमका, पलामू, धनबाद एक संथाल परगना से है, पलामू अपना है, धनबाद में एक विधि महाविद्यालय है। तो इन सब चीजों को एक बार सरसरी निगाहों से देख भी लेना है और याद भी कर लेना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब व्यापार जगत में किन किन चीजों के लिए इस बार बजट में प्रावधान किए गए हैं, तो नए औद्योगिक इकाइयों को अनुदान या सब्सिडी दी जाएगी। जो भी नए औद्योगिक इकाई होंगे उनको अनुदान और सब्सिडी दी जाएगी। दूसरा है जियाडा के अंतर्गत बोकारो, गिरिडीह, कांडरा, सिद्री, आदित्यपुर, जसीडीह और देवपुर में औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना से संबंधित योजनाएं क्रियान्वित की जाएंगी। कहाँ पे, जियाडा के अंतर्गत, बोकारो, गिरिडीह, कांडरा, सिंदरी, आदित्यपुर, जसीडीह और देवपुर में। तीसरा है एमएसएमई उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई सेल का गठन होगा। एमएसएमई सेल का गठन होगा एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए। सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावित किया जाएगा। सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावित किया जाएगा। ये सारे व्यापार जगत में प्रमुख प्रावधान थे। अब आगे चलते हैं हम लोग, किसको कितनी राहत मिली। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो राहत जारी रही, जो पिछले बजट में भी पास हुई थी और इस साल भी रही, कि 200 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली दी जाएगी। 200 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली देने के लिए 5,005.09 करोड़ का प्रावधान। तो याद रखना है कि 200 यूनिट प्रति माह मुफ्त है। दूसरा है एयर एम्बुलेंस, गरीबों को सुलभ कराने के लिए पूर्व निर्धारित दरों पे 50% की कटौती की गई है। जो एयर एम्बुलेंस था, गरीबों को सुलभता से प्राप्त हो, इसके लिए जो इसके निर्धारित दर थे उसमें 50% की कटौती की गई है। ठीक है। फिर एक है 10वीं एवं 12वीं में उत्तीर्ण अनाथ और दिव्यांग विद्यार्थियों को। जो अनाथ हैं और दिव्यांग विद्यार्थी हैं उनको 4,000 रुपए
प्रति माह आर्थिक सहायता दी जाएगी वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना के तहत। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि अनाथ और दिव्यांग विद्यार्थी जो मैट्रिक और 12वीं में उत्तीर्ण है उनको वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना के तहत 4,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो इन प्रमुख प्रमुख प्रावधानों को लेके हम आए थे। अब है कुछ नई घोषणाएं भी की गई हैं इस बजट में, तो इसको भी देख लीजिए कि राज्य में तीर्थ स्थलों एवं पर्यटन स्थलों के लिए रांची से हेली शटल सेवा की शुरुआत की जाएगी। रांची से हेली शटल सेवा। दूसरा है साहेबगंज में नए डोमेस्टिक एयरपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साहेबगंज अब साहेब है तो उसके लिए एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट होना ही चाहिए, एवं एयर कार्गो हब का निर्माण होगा। तीसरा है पहली बार टीसीएस, बहुत इंपॉर्टेंट है, टीसीएस की तर्ज पे झारखंड में अनुसूचित जाति परामर्शदात्री परिषद का निर्माण होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टीएससी। फिर है दसम हुंड्रू नेतरहाट में ग्लास ब्रिज का निर्माण होगा। ग्लास ब्रिज कहाँ कहाँ लगेगा? दसम में, हुंड्रू में और नेतरहाट में। ये नई घोषणाएं थी और इसी के साथ हम लोग का बजट का जो ब्रीफिंग है वो खत्म हो गया है। तो मिलते हैं हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में।